और भी शेरों और शेरनियों, कैसे हो सबके सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का क्विक रिवीजन वीडियो। इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर हम मेनली फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करेंगे, उनसे रिजल्ट्स कैसे आपको याद रखने हैं और क्या रिजल्ट किससे आता है ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर हम डेरिवेशंस के अंदर एंटर नहीं करेंगे, थ्योरी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूलाज और उनसे निकलने वाली ब्रांचेस के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप मेरे पीछे एक पूरा लिस्ट ऑफ चैप्टर देख रहे हैं, इससे एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बिना तो ग्रेविटेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं और उन फैक्टर से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर हमने 4 फैक्टर्स लिस्ट किए हैं: इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ शेप एंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन। देन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, देन ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में, देन सैटेलाइट पैरामीटर्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, और इसके बाद हम लास्ट स्टडी करेंगे केपलर्स लॉज को। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका पूरा चैप्टर जो है इन शॉर्ट इन ब्रीफ रिवाइज हो जाएगा और हर एक फॉर्मुला के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे आया क्यों आया, सॉरी कैसे आया क्यों आया नहीं, ये फॉर्मुला है और इससे क्या क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर कहें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस वर्ड यूनिवर्सल इज यूज्ड। यूनिवर्सल यहां पर इसलिए यूज किया जाता है कि भाई ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में न्यूटन्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ की जो रेंज है वो बहुत दूर तक है, मतलब ये हमारे प्लैनेट्स के बीच में भी लगता है और हमारे एटम्स के बीच में भी लगता है। ठीक है, इसको 2 प्लैनेट्स के बीच में भी सही पाया गया है और इसको छोटे छोटे एटम्स के बीच में भी सही पाया गया है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको आप कभी भी नकार नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, न्यूटन्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, इट इज सिंपली एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ और जो है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट कर करके इसको बनाया, तो कोई भी इसका प्रूफ नहीं दे सकता कि कैसे हुआ, लेकिन आज तक ये गलत भी साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मेनली 2 हिस्से हैं। ठीक है, हम इसको प्रॉपर हिस्सों में पढ़ेंगे, या मैं आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, हम इसकी फिर बाद में हिस्से करेंगे। तो F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर जो है ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके हमने हिस्से करने और उन हिस्सों को ढंग से स्टडी करना है। आपने भी इसको ऐसे ही करना है, ये माइंड मैप्स क्रिएट करने हैं, अपनी कॉपी पेस्ट वीडियो को बार बार कॉपी पेस्ट के नोट्स बनाने हैं। जो डायग्राम, जो माइंड मैप्स हम यहां डिस्कस करेंगे वो आपने बार बार इसको घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब इससे एक ब्रांच निकलती है, मैं इसको अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला भी देखेंगे, यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा थोड़ी देर में। पहले डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला के पार्ट कितने हैं। इस फॉर्मूला का सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है, सबसे पहली ब्रांच ये कहती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि 2 मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होता जाएगा
उतना ही उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में से किसी एक के मास पे डिपेंड नहीं करती, वो दोनों के मास पे डिपेंड करती है। ठीक है। और दूसरी बात कि भाई जितने, चाहे आप m1 इंटू m2 कर लो या m2 इंटू m1 कर लो, ये प्रोडक्ट तो हमेशा सेम आएगा। तो दो बॉडीज एक दूसरे को हमेशा सेम फोर्स से ही अट्रैक्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि बड़ी वाली बॉडी छोटी वाली बॉडी को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी या फिर छोटी वाली बॉडी जो है वो कम फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे। चलिए तो यहां पर इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई चाहे इतनी बड़ी अर्थ ही क्यों ना हो और वो इस चौक को कितनी फोर्स से खींचेगी। देखिए, चाहे इस चौक के मास को अर्थ के मास से मल्टीप्लाई कर लो या अर्थ के मास को इस चौक से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो एक ही आएगा। 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 एक ही होता है। ठीक है। तो भाई एक बात अपने दिमाग में बिठाएंगे, थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो सकती है कि भाई ये जो चौक है ना, ये भी अर्थ को उतनी ही फोर्स से खींच रहा है जितनी फोर्स से अर्थ इस चौक को अपनी तरफ खींच रही है। तो यहां से समझ में आता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ना तो खाली m1 ना खाली m2, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और प्रोडक्ट तो दो नंबर्स का हमेशा सेम ही आता है। ठीक है। दूसरी ब्रांच जो यहां से निकलती है दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ठीक है। जैसे जैसे दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसके स्क्वायर के हिसाब से जो है ना उनके बीच में फोर्स घटती जाएगी। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर फोर्स को डबल किया, अगर डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को 3 गुना बड़ा किया तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। ठीक है। जितने गुना डिस्टेंस बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के टाइम से जो है फोर्स जो है वो घटती जाएगी। ठीक है। इसको हम हिंदी में, इसको ऐसी चीजों को ना हिंदी में लिख के रख लिया करो, ये दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है। अगर डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। देखिए, आप चाहे हिंदी इस्तेमाल करें चाहे इंग्लिश इस्तेमाल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है। लैंग्वेज इज नेवर अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। लैंग्वेज से आप किसी की इंटेलिजेंस नहीं जज कर सकते। ठीक है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सो अगर डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस को ट्रिपल किया, दोबारा देखते हैं, अगर डिस्टेंस को ट्रिपल किया अगर डिस्टेंस को हमने ट्रिपल कर दिया तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये फोर्स जो है यहां से 9 गुना कम हो जाएगी। अब इस लाइन को अपनी कॉपी पे 4-5 बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए इस चीज की। इस लाइन को 4-5 बार रिपीट करिए अपने दिमाग में, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है। आपको ये याद नहीं होगा, आपको ये याद होगा। इस बात को ध्यान समझेंगे कि आपको ये याद करने में दिक्कत होती है ना, तो आप उसको छोड़ो, इसको याद कर लो। तो आई होप कि ये कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा यहां तक का, कि फोर्स जो है ना वो मेनली या न्यूमेरिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस। अब ये जो यहां पर जी है,
दिस जी हेयर इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद। तो जैसा कि वीडियो क्विक रिवीजन वीडियो है, तो हम फटाफट से फॉर्मूला के ऊपर आएंगे, कैसे आया कंसेप्ट, क्यों आया कंसेप्ट, इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। कृपया ध्यान दें, जो बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि जी को 9.8 लेना है या 10, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सिंबल है, इसको हम आगे दो में स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट कैसे यूज किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। आपको ये बात ग्रेविटेशन में दिमाग में रखनी है कि हर फॉर्मूला को आपको मास की टर्म्स में और ग्रेविटेशन की टर्म्स में दोनों के अंदर याद होना चाहिए। ठीक है, मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं अभी हम वो भी यहां पर सीखेंगे। देखिए यहां पर जो पी वर्ड है ना, वो जो पी का सब्सक्रिप्ट यहां पर यूज हो रहा है, ये प्लैनेट के लिए यूज हो रहा है। किसी भी प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है, कैपिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसके साथ तो पी आ नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने एनालिसिस में क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपने दो पार्ट्स में, जो जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है उसको अलग से एक बार लिख लीजिए कि भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से जी ऑफ प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट है। जितना मास ज्यादा होता जाएगा प्लैनेट का, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती जाएगी। दूसरा फैक्टर जो यहां से निकल के आता है वो ये है कि जीपी इज प्रोपोर्शनल टू 1/rp²। जितना प्लैनेट का रेडियस बड़ा होता जाएगा उतना ही प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, अगर हम उसको मास की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो। अब यहां पर हमें कन्वर्जन सीखना है कि मास को डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ग्रेविटेशन में हम मोस्टली चीजों को स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो यहां पर हमने 4/3 पाई आर क्यूब से या आरपी क्यूब से इसको जो वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया, और डेंसिटी क्या होती है इसकी, रो, तो हमने डेंसिटी को रो पी से रिप्लेस कर दिया।
तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला को यहां रिप्लेस कर दूं mp की जगह पे, तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी की टर्म्स में। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? So this formula will be Gp is equals to 4/3 pi g rp into rho p। सिंपल कैसे किया हमने इसको? यहां से मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने के बाद हमने इसको सिंपली इससे रिप्लेस कर दिया यहां पर। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहां से फिर से दो फैक्टर्स हैं, तो देखिए यहां पे मेन फैक्टर समझने वाला ये है, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मास की टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं तो उस केस में जीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी स्क्वायर। ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर आप उसे मास की टर्म्स में करते हैं तो ये आपका 1/rp स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसी को डेंसिटी की टर्म्स में डिफाइन करने लगेंगे तो जीपी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। देखिए फर्क कैसे आया क्वेश्चन के अंदर। अगर मास की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, और अगर डेंसिटी की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। दूसरा फैक्टर यहां से जो यहां से निकल के आता है वो है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूला को इस तरीके से डिफाइन करना है, इसको वॉल्यूम, मास और डेंसिटी की टर्म्स में अलग अलग इसको लिखना है। तो इस डायग्राम को कॉपी में 15 से 20 बार बना के देखो। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें कि पहला फैक्टर जो हम कंसीडर करने वाले हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइट। कि अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर उठना शुरू हो जाए, ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए फिलहाल इफेक्ट ऑफ हाइट का एक सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाते जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ हाइट स्टडी करने के दो फैक्टर्स होते हैं। आपने ये देखना है कि क्या हम सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत ऊपर चले गए हैं या फिर नेग्लिजिबल हाइट पर गए हैं, और आपने कंपेयर किससे करना है? रेडियस ऑफ अर्थ से। अगर हम एक ऐसी हाइट पे गए हैं जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले तो नेग्लिजिबल है। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। अगर आप 2 किलोमीटर की हाइट पे चले गए सपोज, तो कहां 6400 किलोमीटर और कहां 2 किलोमीटर, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके बीच में। तो अगर जो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले नेग्लिजिबल है, अगर जो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले नेग्लिजिबल है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर जो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में नेग्लिजिबल है तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जो हाइट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मान लीजिए अगर आप अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास है, ठीक है, तो उस केस में आप इस वाले फॉर्मूला से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर हैं, ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो जहां पर हाइट को कंपेयर किया जा रहा है रेडियस ऑफ अर्थ से, वहां पर ये वाला फॉर्मूला। और जहां पर सिंपल दिया गया 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो इसके लिए आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ हाइट।
जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर उठते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ही होती जाएगी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोद के नीचे जाना शुरू कर दें तो उस केस में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो उस केस में इस केस में एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, जी डी इक्वल्स टू 1 माइनस डेप्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें कोई दो कंडीशन नहीं होती, इसमें एक ही कंडीशन है, ये आपको याद करनी है। अब कई बार यहां पर एक केस उठता है कि भाई कितना ऊपर जाए और कितना नीचे जाए कि दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है अगर जो हाइट डेप्थ बाय 2 हो जाएगी तो उस केस में आपका जीएच और जीडी दोनों बराबर हो जाएगा। इधर ध्यान देंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर जो अर्थ जो गोल घूम रही है इसकी वजह से भी हमारी बॉडी पे या हमारी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। अगर जो अर्थ गोल घूमना बंद कर दे तो हम सबके वजन बढ़ जाएंगे, हम सबका वेट बढ़ जाएगा, हम बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे अर्थ की तरफ, हम जंप भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर जो अर्थ बहुत तेज घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो अर्थ हमें उठा के बाहर फेंक सकती है एटमॉस्फेयर में। क्लियर, हम सब उड़ जाएंगे अर्थ में से। जैसे कि एक गीली टेनिस की बॉल लेके अगर आप उसे स्पिन करेंगे तो पानी झड़ जाता है ना, बाहर निकल जाता है, वैसे ही आप भी बाहर चले जाएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस को छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इफेक्ट ऑफ रोटेशन कैसे काउंट होता है? तो ये होता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये यहां पर इधर ऐसे आएगा इस तरीके से। देखिए अब इसके अंदर लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है लैटिट्यूड का एंगल, कि भाई कितने एंगल पे हम लोग अर्थ को ले रहे हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर किस तरीके से हमने लैम्डा लिया है, ये आपको डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो जैसे जैसे अर्थ ज्यादा तेज गोल घूमती जाएगी, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जी लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे अर्थ तेज घूमना शुरू करेगी, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, एक तो जी लैम्डा जो है डिपेंड करता है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, या फिर ये कह लें कि इसको अगर हम इस तरीके से याद रखें कि जैसे जैसे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी, गोल घूमने की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे जो हमारी इफेक्ट पड़ेगा जी पे, जी कम होता जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लैम्डा की बात करें तो इक्वेटर्स पे लैम्डा जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। तो उस केस में जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो रोटेशन का मैक्सिमम इफेक्ट आता है ना वो इक्वेटर्स पे आता है। ठीक है, पोल्स के लिए तो लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 90 होती है। एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पोल्स के लिए जो लैम्डा होता है वो 90 डिग्री होता है, तो जी लैम्डा इज इक्वल टू जी। तो ये बात याद रखेंगे कि पोल पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ता है। चलिए लास्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो अर्थ की जो शेप है वो इलिप्टिकल है, अर्थ की जो शेप है वो इलिप्टिकल है। तो
तो जो रेडियस ऑफ पोल्स है वो रेडियस ऑफ इक्वेटर से कम है, यानी कि पोल्स पास पास है और इक्वेटर बड़ा है, जिसकी वजह से आर इक्वेटर का स्क्वायर, सॉरी जो जी पोल अपॉन जो जी इक्वेटर है वो आर इक्वेटर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर पोल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो पोल्स हैं वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। सो जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। तो जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। तो ये जो पूरा चार्ट है, जो पूरा फैक्टर्स रखने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फटाफट से हमने फॉर्मुलाज लिख के इसको ऐसे रिवाइज कर लेना है। इस पूरे चार्ट को कम से कम भी आप 15 से 20 बार कॉपी पे ड्रॉ करिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। देखिए मैं बार बार अपने वीडियोस में इस बात पे इंसिस्ट करता हूं कि प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, मोस्टली बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स समझ नहीं आती। बेटा फिजिक्स समझ में आ जाती है, याद नहीं रहती। तो फ्रेंड्स इस चार्ट को एक बार कॉपी पे दोबारा बनाइए। ठीक है, 15 से 20 बार बनाइए। इसको स्क्रीन को रोक के आप इसको नोट करें अच्छे से, कौन सा फैक्टर कहां पर है, कैसे है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपका चौथा जो फैक्टर है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कैसे नापा जाता है ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई वेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल जी सोर्स मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि आप सोर्स मास से कितने डिस्टेंस पर है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड कितना है वहां पर। सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सोर्स मास। जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है वो हमेशा बॉडी के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। जिस तरफ सेंटर जा रहा है बॉडी का, जिस तरफ सेंटर अपनी तरफ बॉडी खींचती है। तो अगर सपोज ये अर्थ है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो ऐसे सेंटर की तरफ आएगा। कहीं से भी खींच लो बॉडी को सेंटर की तरफ खींचेगा। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर्स हैं। जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, जितना सोर्स मास बड़ा होता जाएगा उतनी ही उसकी ग्रेविटेशन फील्ड भी बड़ी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जुपिटर हमसे बहुत भारी है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मास है। सन में हमसे बहुत ज्यादा मास है। ठीक है, तो हम जो है मतलब जो सन और जुपिटर का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो हमसे कहीं स्ट्रॉन्गर है। सन का तो इतना स्ट्रॉन्गर है कि भाई उसने 9 प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा, उनको छोड़ नहीं रहा, जाने नहीं दे रहा उनको। दूसरी बात, जैसे जैसे आप सोर्स मास से दूर होते जाओगे, जैसे जैसे आप सोर्स मास से दूर होते जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। वैसे वैसे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स थे इसके। अब यहां पर एक और चीज डिस्कस करेंगे। अगर हम m को रिप्लेस कर दें मास ऑफ अर्थ से और अगर r को रिप्लेस कर दें रेडियस ऑफ अर्थ से, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, मास को मास ऑफ अर्थ से रिप्लेस कर दें और r को re से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स सेंटर रहती है। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशन फील्ड है अर्थ का एट इट्स सरफेस दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फैक्टर भी याद रखेंगे, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। Okay, students, so next topic is gravitational potential energy. In this module, you will learn about gravitational potential energy.
The energy of an object due to its position or arrangement in a system is known as potential energy. When an object is at a certain height from the ground or any reference level, it is said to possess potential energy. This energy is called gravitational potential energy. This energy is the work done in raising an object from the ground to a certain point against gravity. Let's consider these two objects: a book on a table and a book on the top shelf of a cupboard. Which of these two objects has a higher potential energy? The book on the top shelf of the cupboard has a higher potential energy. That's because the higher the object is raised, the more is the gravitational potential energy stored in it. That's why a rock resting on the edge of a cliff high above the ground possesses higher gravitational potential energy in comparison to the other objects that are relatively at a lower height than the cliff. How can one determine the gravitational potential energy of an object? To do that, we need to derive the numerical expression for gravitational potential energy. Let's consider an object being lifted to a height h from ground level. The potential energy stored in the object is equal to the work done on it. Further, the work done upon the object is equal to the product of the applied force and the displacement caused. We can determine the displacement of the object by measuring the height through which it has been lifted. Hence, by substituting h for s in the expression for work, we get W is equal to F multiplied by h. Therefore, gravitational potential energy is equal to the product of F and h. Now, let's determine the applied force on the object. In this case, the applied force on the object equals the weight of the object. The weight of an object is equal to the product of the mass of the object and the acceleration due to gravity. Hence, the gravitational potential energy of an object is the product of its mass, its acceleration due to gravity, and the height through which it is raised. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज U. इट इज U इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस G, नेगेटिव ऑफ G तो U इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ G m1 इंटू m2 डिवाइड बाय R. ठीक है, अब यहां पे R क्या है? R है इनके दो बॉडीज के बीच के सेंटर का डिफरेंस और m1 m2 दो बॉडीज का पेयर है. ठीक है, तो दो बॉडीज के बीच में कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं कि m1 इंटू m2 इनका प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. फिर से अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा. इसके दो फैक्टर्स निकल के आएंगे. तो पहला फैक्टर निकल के आएगा U प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जितना दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कम होती जाएगी. अब देखिए यहां पर देखेंगे
देखिए यहां पर ध्यान से सुनेंगे, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर टू और माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन, ये यहां पर आ गया हमारे पास। अगर हम किसी बॉडी को R1 से शिफ्ट करके R2 पे ले जाते हैं, अगर हम किसी बॉडी को R1 से शिफ्ट करके R2 पे ले जाते हैं, वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, तो जितनी हाइट पे आप किसी बॉडी को ज्यादा लेके जाओगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बड़ी वाली पोटेंशियल एनर्जी में से छोटी वाली पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज तो अगर आपने किसी बॉडी को R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लें सारे बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल होता है V और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशंस में एंटर नहीं करेंगे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में क्या फर्क है, ठीक है। मैं यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा कि आपको उसको याद कैसे रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अगर मैं इन दोनों में से एक बॉडी को 1 kg का कर देता हूं, ठीक है, सपोज मैंने M2 को 1 kg का कर दिया, अगर मैंने M2 को 1 kg का कर दिया तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बचा ना ये वाला, क्योंकि M2 को तो 1 कर दिया तो M2 तो यहां पे 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास बचा इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ M1, ठीक है। ये जो मेरे पास यहां पर आंसर बचा दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ M1। अगर मैं यहां पर M1 को 1 kg कर देता तो मेरे पास आंसर बचता G माइनस जी M2 डिवाइड बाय R, डिस्टेंस तो उतना ही था, तो भाई वो होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ M2, ठीक है। ये निकला है ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ M1 और वो निकलता ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ M2। ये बात सबको समझ में आ रही है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल फिर से दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। So V is directly proportional to mass, V is inversely proportional to distance। तो आपने दो फैक्टर्स इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट के लिए अगर उतनी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को दे दी जाए तो वो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड को तोड़ के बाहर चला जाएगा, यानी कि एक ऐसी स्पीड जिससे कि मैं इस चौक को ऊपर उछालूं अगर तो ये वापस आए ही ना, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। चलिए तो एस्केप वेलोसिटी हमें यहां पर स्टडी करनी है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि कितनी स्पीड से किसी चीज को फेंक दिया जाए कि वो वापस आए ही ना उस प्लेनेट पे। तो इसको भी हम बहुत सारे फैक्टर्स के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए इसको हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट।
तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो एक्सेलरेशन और जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी। सबसे पहला, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, तो सिंपल सी बात है, अगर हम मास ऑफ द प्लैनेट्स की टर्म में इसको डिफाइन करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। यहां से इसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो यहां से VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, और यहां पर VE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर आप इसको मास ऑफ द प्लैनेट की टर्म्स में डिस्कस करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर आप इसको फिर से मास को इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई जी रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो देखिए, अगर मैं यहां से मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट कर देता हूं तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर यहां से देखा जाए इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, अगर हम डेंसिटी में डिफाइन कर रहे हैं तो यहां से VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर रूट। लेकिन अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट की बात करें तो VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो खाली RP बचेगा आपके पास। अब तीसरा फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में ऐसे आएगा, V इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो यहां से ये जो आपका फॉर्मूला है ये वाला, इन सारे फॉर्मूलाज को ध्यान से नोट करिए और यहां से फैक्टर्स क्या निकलेंगे, तो ये पूरा एक आपकी एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, इस पूरी टेबल को ध्यान से स्टडी करें। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो है हमने एक्सप्लेन किए हैं एस्केप वेलोसिटी के। तो फ्रेंड्स, अगला फैक्टर जो अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सैटेलाइट पैरामीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये है सैटेलाइट पैरामीटर्स। ठीक है, सैटेलाइट पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहला पैरामीटर जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, इसको याद रखने का लॉजिक क्या है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपने सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यूज करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉजिक है जिससे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलती है। मैं यहाँ पर लॉजिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि लॉजिक में नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ कि इसका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ये लॉजिक याद है तो आप इससे कभी भी किसी भी जगह पर जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर आता है इस वाले रिलेशन से, जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट gm p डिवाइड बाय rp प्लस h। यहीं से अगर मैं इसको रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने यहां पर इसको आरपी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आरपी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। देखिए इससे ये फॉर्मूला कैसे आया। अब यहां से एक चीज और, अगर जो h की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए रेडियस ऑफ प्लैनेट के हिसाब से, तो उस केस में v नॉट जो होगा आपका दैट इज अंडर रूट जीपी इंटू आरपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखिए हमने स्टार्ट यहां से किया था, उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूला पे आ गए। यहां पर हमने एक एजम्पशन यूज करी कि अगर h जो है वो बहुत ही कम है तो प्लैनेट के सरफेस के पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो ये हो जाएगी अगर हम यहाँ पे अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए g की वैल्यू 9.8 होती है और r की वैल्यू 64 इंटू 10⁵ होती है। ठीक है, तो जो अर्थ के पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो नियरली 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। यानी कि अगर जो अर्थ के सरफेस के पास कोई सैटेलाइट गोल घूम रही है तो इतनी स्पीड से घूम रही होगी, नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, यहीं पर एक और बात समझा रहा हूं। जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट 2 टाइम्स होती है। आप कंपैरिजन करके देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर किसी सैटेलाइट की स्पीड को अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, अगर किसी सैटेलाइट की स्पीड को अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो वो हमारे ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा, चाहे वो चांद ही क्यों ना हो। अगर हम चांद की गोल घूमने की स्पीड को अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ा दें तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा परमानेंटली। चलिए नेक्स्ट हम सैटेलाइट पैरामीटर के अंदर डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ रोटेशन या टाइम पीरियड। कितने टाइम में कोई सैटेलाइट एक चक्कर लगा लेगी प्लेनेट के अराउंड। चलिए टाइम पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, T इक्वल्स टू
कोई भी सैटेलाइट जब गोल घूमेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो 2 पाई और अभी हमने देखा ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि ये सर्कल मान के चल रहे हैं ऑर्बिट को, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और यहां पर जो है ना नीचे ऑर्बिटल स्पीड से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि यहां पर सैटेलाइट सर्कल में घूम रही है तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको रूट आरपी प्लस एच को ऊपर लेके जाएंगे तो एक आरपी प्लस एच पहले से ही था ऊपर, तो ये आरपी प्लस एच रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया था, अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस 3 को यहां शिफ्ट कर दें, चलो इससे हम यहां से एक, अब इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, मैं आपको यहां पे एक और अच्छा रूल बता देता हूं कि यहां से समझ में आ रहा है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आरपी प्लस एच का क्यूब। ये आपका कैपलर्स लॉ है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो यहां से समझ में आ रहा है कि टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आरपी प्लस एच का क्यूब हो जाएगा। अब अगर इस क्यूब को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 2/3, और इस पूरे ब्रैकेट को यहां ले आते हैं, तो अगर आपको अब सिंपली h निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस rp को इधर शिफ्ट कर देंगे। चलिए मैं इसके अंदर चेंज करके दिखा देता हूं। तो ये आपके पास हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारे पास है दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू -g_mp इंटू m डिवाइड बाय 2r। यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सैटेलाइट इज बाउंड टू द प्लैनेट। सैटेलाइट इज
बाउंड टू द प्लैनेट। नेगेटिव साइन यहां पर ये बताता है कि दिस सैटेलाइट इज बाउंड टू प्लैनेट। जितना मास बढ़ता जाएगा प्लैनेट का उतना ही सैटेलाइट और जोर से बाउंड होती जाएगी। तो एक फैक्टर यहां से निकल के आता है, सैटेलाइट जितनी भारी होती जाएगी उतनी ज्यादा बाउंड होती जाएगी। और तीसरा फैक्टर यहां से निकल के आ रहा है, जितना सैटेलाइट हायर ऑर्बिट में जाती जाएगी उतनी उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। कैसे इंक्रीज करती जाएगी? अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, और नेगेटिव में अगर वैल्यू बढ़ने लग जाएगी दैट मीन्स वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। उसका नंबर जो है ना, वो आपका जो नंबर जो है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो उस हिसाब से टोटल एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। चलिए लास्ट जो हमारा इसमें टॉपिक बचता है रिवाइज करने के लिए, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसके अंदर 3 लॉज हैं। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला, जो सबसे पहला जो लॉ होता है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो होता है वो ये बताता है कि सन जो है ना वो ऑर्बिट के, मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्स में घूम रहे हैं, और सन जो है ना वो फोकस पे प्रेजेंट है इलिप्स के। सपोज एक प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, एक प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहां पर इसका एक फोकस होगा। अगर प्लैनेट ऐसे घूम रहा है तो सन जो है वो यहां प्रेजेंट होगा। ऐसा काम सारे प्लैनेट्स के लिए होगा कि सारे प्लैनेट्स जो है ना वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते घूमते सन जो होता है वो उनके फोकस पे प्रेजेंट होता है। सेकंड इज लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? जैसे एक प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, जब ये सन के पास आ जाएगा, जब ये सन के पास आ जाएगा तो लेट से इसने इतना एरिया स्वीप किया, जब ये सन के पास आ जाएगा तो लेट से इसने इतना एरिया स्वीप किया। ये भी कहा जा सकता है कि जब ये सन के पास आएगा तो इसकी जो स्पीड है ना गोल घूमने की, रोटेशन वाली जो रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज सन के पास आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। जब ये सन से दूर चला जाएगा तो उतने ही टाइम में इतना एरिया स्वीप करेगा। तो ये मैंने बहुत अच्छी कैच पकड़ी यहां पर। तो ये देखिए, जब ये सन से दूर चला जाएगा तो इतना एरिया स्वीप करेगा। बेसिकली इसने इतने टाइम में डिस्टेंस इतना सा कवर किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई प्लैनेट सन से दूर चला जाएगा तो उसकी गोल घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसने सिर्फ उतने टी टाइम में इतना सा ही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जो एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर होगा ना वो सेम रहेगा। बेसिकली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, ये दोनों एरियाज सेम है। इसमें आर्क की लेंथ बढ़ गई है तो रेडियस कम हो गया, इसमें रेडियस बढ़ गया तो आर्क की लेंथ कम हो गई। आंसर एंड में उतना ही आएगा, यानी कि बराबर टाइम में कोई भी प्लैनेट उतना ही एरिया स्वीप करेगा जितना कि वो सन के पास कर रहा है या सन से दूर कर रहा है। पॉइंट ये है कि सन के पास होने पर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और सन से दूर होने पर इसकी स्पीड घट जाएगी। अब आप मेरे चौक के मोशन को ध्यान से देखेंगे, यहां पे ये प्लैनेट आराम से ऐसे मूव करता हुआ है,
ऐसे आराम से। अब इसकी स्पीड अचानक से ऐसे बढ़ जाएगी और ये फिर से ऐसे आराम से जाएगा, यहां पर आराम से, यहां पर एकदम से स्पीड बढ़ गई, इस तरीके से जाएगा ये। चलिए, जो तीसरा और आखिरी लॉ है इसका, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या स्टेट करता है, जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर है। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर है। इसको अपने फॉर्मूला में कैसे यूज करना है, T1 by T2 शुड बी इक्वल टू R1 by R2 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको फॉर्मूलाज में, न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो इस वीडियो को आपने यूज कैसे करना है, इस वीडियो को कॉपी पेन लेके साथ बैठें और इसको साथ साथ लिखते जाएं। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आप मेरे साथ साथ लिखें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें।